आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां गांधीनगर सीट पर लालकृष्ण आडवाणी इस वक्त अपना वोट डाल रहे हैं। उनका वोट गांधीनगर में है और लालकृष्ण आडवाणी इस वक्त अपना वोट डाल रहे हैं। मनीष भाई, आपने एक सवाल पूछा था। मैं सवाल पूछूं? मनीष भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था। अमित शाह को वोट देंगे आडवाणी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, एक मामले में उनका कमिटमेंट है जिसको मैं डाउट नहीं कर सकता, वो ये है कि पार्टी के अंदर चाहे जो परिस्थिति हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया है तो उससे वो डिग नहीं सकते। लेकिन आडवाणी जी तो खुद ही कह रहे हैं ये हमारे वाली पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने यही कहा। हम हमारे जमाने में हम विरोधियों को एंटी नेशनल नहीं बुलाते थे। तो आप बहुत ज्यादा उससे आंचल ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप भी मानहानि के मतलब अवमानना के मामले में फंसे। सुप्रीम कोर्ट को मत कोर्ट करिएगा। नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा था। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि हर चुनाव के अंदर अमित शाह जी और बाकी पार्टी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के बगल में खड़े दिखाई देते थे। इस बार क्या होगा? मैंने जवाब दिया था आपको कि बिल्कुल नहीं खड़े होंगे और आज लालकृष्ण आडवाणी जी अकेले अपना वोट डाल रहे हैं। यानी दीपक भाई, जो मैंने सोचा था वो आपने कहा, तो मेरी सोच गलत नहीं थी, आपका कहना गलत नहीं था। अब अगर बात करें आडवाणी जी की, मुझे ऐसा लगता है आडवाणी जी का जो अभी चेहरा और आभा मंडल है वो ये साफ बताता है कि भीष्म पितामह आए तो हैं, उंगली पकड़कर सियासत का ककहरा जिनको सिखाया आज वही उन्हें तन्हा छोड़ गए। राजनीति में और जिंदगी में कई बार ऐसा होता है और मुझे लगता है कि बड़े बहुत ही, जिसके शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए, बहुत ही दुख भरे तरह से उनके इस सफर को विराम लगा है। आडवाणी युग की जो समाप्ति हुई है वो जिस अंदाज और जिस हिसाब से हुई है शायद कोई सोचा नहीं होगा कि ऑलवेज अ पीएम इन वेटिंग। और अभी आडवाणी जी वोट कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि अमित शाह के लिए वोट करेंगे या नहीं, क्योंकि अमित शाह के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहा जाता है कि इतने अच्छे से जानते हैं कि बूथ मैनेजर से लेकर आडवाणी के कैंपेन को हैंडल करने तक, पिछले 2014 तक भी सारा का सारा जिम्मा जो होता था अमित शाह को होता था। 2014 में उन्होंने नहीं संभाला था क्योंकि अमित शाह उस वक्त उत्तर प्रदेश में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई थी। 2014 में पूरे वक्त वो उत्तर प्रदेश के अंदर थे और उन्होंने अपना बेस जो है मुझे लग रहा है बनारस के अंदर बना के रखा। बट एनीवेज, मे बी आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन ये जरूर है कि आज आडवाणी जी, आप कह रहे हैं कि अमित शाह के लिए वोट करेंगे। आई एम नॉट सो श्योर। नहीं, इसमें एक लाइन दीपक भाई, एक लाइन लेना भाई। आंचल जी भावनाओं में तो ज्यादा ही कह जा रही हैं। जो कल तक दाएं बाएं थे आज वो पार्टी के सर्वे सर्वा बैठे। ऐसा ही होता है जिंदगी। कई बार आपको ऐसे लेसन सिखाती है, ऐसे टीचिंग देती है जिसको रथ के जो सारथी थे आडवाणी जी के, जब वो गए थे उस रथ यात्रा पर तो वो मोदी जी थे, तब उनका मैनेजमेंट था। और आज पूरी तरह से ये जनरेशन नेक्स्ट की एंट्री हो गई है और आडवाणी जी नेक्स्ट की एंट्री नहीं हो गई है, जनरेशन नेक्स्ट स्थापित हो चुके हैं। एंट्री तो 2013 के अंदर ही हो गई थी, बल्कि एंट्री होने की जो प्रोसेस थी ये 2002 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन 2002 के बाद कुछ हुआ, 2002 के बाद 2007 में कुछ हुआ, 7 के बाद 12 में कुछ हुआ, 12 के बाद 13 में कुछ हुआ और 13 के बाद आपने देखा कि परिस्थितियां किस तरह से 14 में तो बहुत कुछ हो गया। 14 में नहीं, 13 में ही बहुत कुछ हो गया था जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस के वक्त लालकृष्ण आडवाणी गोवा नहीं गए थे। गोवा की नेशनल एग्जीक्यूटिव में वैसे ही हमेशा नरेंद्र मोदी को लेकर उठापटक होती रही है। इससे पहली वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव वो थी जिसको मैंने वहां पर कवर किया था और वहां पर नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं गुजरात दंगों के बाद, जिसको पूरी कार्य समिति ने एक मत से ठुकरा दिया था। वो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक था अपने आप को उस पूरी सिचुएशन से, क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एक धड़ा था वाजपेयी जी का और बाकी लोगों का जो चाहता था कि वो इस्तीफा दे।